नमस्कार। अभी आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाबुआ से सीधा प्रसारण, जहां पर वो जनजातीय महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने वहां पर 7,500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की वहां पर आधारशिला रखी है। साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वहां पर शुरू किए जनजातीय समाज के उत्थान के लिए काम करने के लिए। वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां पर लॉन्च किए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि खरगोन में जो है 170 करोड़ की लागत से वहां पर टंटिया मामा भील के नाम से वहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही जो रेल लाइन है इंदौर देवास उज्जैन रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। इसके अलावा जो वहां पर अति पिछड़े लोग हैं, विशेष वर्ग के लोग हैं, उनके लिए 550 गांवों में विशेष वहां पर योजनाएं चलाकर वहां पर उनको जो है उनके लिए 550 करोड़ की राशि वहां पर आवंटित की गई है। साथ ही कोशिश की गई है कि जो आदिवासी समाज है उनको तमाम क्षेत्रों में लाभ मिले, इसके लिए छोटी छोटी तमाम योजनाएं वहां पर शुरू की गई है। नल जल योजना का झाबुआ में वहां पर उसका वहां पर लोकार्पण किया गया है, वहां पर शुरुआत की गई है। तो प्रधानमंत्री ने करीब 7,500 करोड़ की तमाम जो योजनाएं हैं परियोजनाएं हैं उनका वहां पर शिलान्यास किया है वहां पर, और बड़ा संदेश वहां की धरती से दिया है, झाबुआ की धरती से दिया है कि वो प्रचार के लिए नहीं आए हैं, वो धन्यवाद देने आए हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया है, उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को समर्थन दिया है, उसके लिए वो वहां धन्यवाद देने आए। साथ ही उन्होंने निशाने पे लिया कांग्रेस को भी कि किस तरीके से कांग्रेस में जो है वो इस समय भगदड़ का माहौल है, और कांग्रेस में इस समय जो नेतृत्व है वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, और इसको लेकर उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के पुराने पापों का जिक्र किया, तमाम मुद्दों को उठाया प्रधानमंत्री ने। क्या पूरा ये प्रधानमंत्री का दौरा रहा, किस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण के महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्याम सिंह तोमर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लगातार तमाम ऐसे विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। साथ ही हमारे साथ हैं गीत धीर जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और समाजसेवी भी है। तमाम उनकी तमाम मुद्दों पर नजर बनी रहती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गीत जी, अगर आपसे शुरुआत करूं मैं, पूरा ये आपने सुना, प्रधानमंत्री के भाषण को सुना, उनका दौरा ये रहा, क्या मायने रखता है उनका ये दौरा? और झाबुआ वो पहली बार आए हैं विधानसभा चुनाव में जीत के बाद, और झाबुआ वो आए हैं जनजातीय क्षेत्र, वहां पर वो आए हैं, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जनता के साथ में जो तालमेल बिठाया है उसके साथ में उनकी प्रशंसा की जाए ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, डबल इंजन सरकार का जिक्र किया, जनता के लिए जो निरंतर जो वादे किए थे, जो कार्य हुए हैं, उसके लिए मोदी जी की गारंटी का उन्होंने जिक्र किया, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। उसके अलावा जब पिछली बार भी आपने देखा होगा, जब वो शेड्यूल में मध्य प्रदेश की धरती पर आए थे 1 जुलाई 2023 को, जो वादे जो चीज़ें उन्होंने पूरी करी थी उनका भी जिक्र किया। खास करके जनमन योजना के तहत जो बातें पूरी की गई थी उसका जिक्र किया। अभी नए जो 7,500 करोड़ रुपए के करीब की जो योजनाएं हैं उनका जो शिलान्यास आज हुआ है, जिसमें कि नए मकान, पेयजल योजना, मोबाइल जो यूनिट है, मेडिकल यूनिट, इनकी बात की गई, मोबाइल टावर, छात्रावास और अनेकों योजनाओं की आवास मिले हैं लोगों को। उसके अलावा 2 लाख बेटियों को, बहनों के खाते में 1500 रुपए की जो राशि पहुंचाई गई है। ऐसे अनेकों कार्यों का जो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बताया कि जो मोदी जी की गारंटी है, जिसके ऊपर जनता ने जो विश्वास जताया था, उसके ऊपर वो खरे उतरे हैं, और आगामी दिनों में भी जनता के साथ में जो वादे किए हैं और आम जन ने जो सपने देखे हैं उसको पूरा करने में मोदी जी कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और जनता, और जिस प्रकार से उनका जो तालमेल था, एक बच्चे को दिखाया गया टीवी पे, वो मोदी जी का आभार व्यक्त कर रहा था, तो मोदी जी ने उसका भी धन्यवाद दिया और बोला कि हाँ, तेरा संदेश मेरे तक के पहुंच गया है। जैसे एक परिवारजन अपने परिवार से बात करता है, ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा था। जी बिल्कुल। श्याम सिंह जी, 7,500 करोड़ की तमाम परियोजनाएं, तमाम वहां पर विकास के काम वहां पर शुरू किए, प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। और झाबुआ ट्राइबल बेल्ट है, हम जानते हैं, राजस्थान और गुजरात की सीमा से लगा हुआ है, जनजाति बहुल इलाका है, और कोशिश है जनजाति समाज को अपने से जोड़ने की। जैसा बताया गीत धीर जी ने कि 2023 में शहडोल में पकरिया गांव में उन्होंने वहां पर संवाद किया था जनजाति समाज की महिलाओं से, वहां पर वो गए थे, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वो मिले थे, और आदिवासी समाज को मजबूत करने की, सशक्त करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। अब माना जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रचार करने नहीं आया, मैं धन्यवाद देने आया हूं, और इस तरीके से आप लोगों के बीच में इसलिए हूं क्योंकि आप लोगों जो मैंडेट दिया है, और मुझे आभास हो गया है कि 2024 में क्या होने वाला है। जी
देखिए, मुझे लगता है जो बड़ी बात उन्होंने कही कि अब तक मोदी गारंटी की बात तो हो ही रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका सम्मान, आपका विकास, मोदी की गारंटी। मतलब जनजाति भाई बहनों को भी उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपके सपने अब मोदी का संकल्प है, तो ये बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की, वो मोदी जी की एक खासियत है कि वो बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों से बिल्कुल जुड़ाव रखते हैं। जो अभी गीत जी ने कहा कि उन्होंने एक बच्चा जो लगातार हाथ उठाकर जो है उनका अभिवादन कर रहा था, उसका तक ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तेरा अभिवादन स्वीकार कर लिया है, अब हाथ दर्द हो जाएगा, हाथ नीचे कर ले। ये जो कनेक्टिविटी है, वो उनकी सारी कोशिश कनेक्टिविटी की होती है। जो आपने योजनाओं की बात की, तो उनकी सारी कोशिश है ये है कि जनजाति भाई बहन अभी तक कुछ हद तक उपेक्षित थे, वो उपेक्षा न रहे। उनके क्षेत्र में ही वो सारी विकास की गतिविधियां हों, जिसके लिए उनको भटकना पड़ता है, जिसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। युवा उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि अब न आपको इंदौर जाने की ज़रूरत है, न भोपाल जाने की ज़रूरत है, न उज्जैन जाने की ज़रूरत है। आपके यहीं उच्च शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हम दे रहे हैं जो है। उन्होंने इसके साथ साथ में हेल्थ को लेकर बात की, इसके साथ साथ में उन तमाम चीज़ों को लेकर बात की जो कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। तभी गीत जी ने कहा कि वो 170 करोड़ की लागत से खरगोन में विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो हम विकास के पैमाने देखते हैं तो उसमें ये तीन जो मापदंड हैं बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, दूर दराज के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो है, उच्च शिक्षा की बात अगर की जाए खास तौर पे, तो एक पलायन होता है गांव से या छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ, खास तौर पे शिक्षा और रोजगार के लिए। आपको लगता है कि ये विश्वविद्यालय जब बनेगा खरगोन, जो कि मालवा निमाड़ का महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है और वहां पे वो भी जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो कितना लाभ मिलेगा इस क्षेत्र के लोगों को? किस तरीके से शिक्षा जब कहीं पहुंचती है, शिक्षा की अलग जब जगती है, तो किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े बदलाव सामने आते हैं? जी, मेरे पास एक इनपुट है, मेरे पास एक जानकारी है कि निमाड़ महासंघ का गठन हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि उनकी एक पीड़ा थी। पीड़ा ये थी कि लगातार 7 लाख लोग निमाड़ से पलायन कर इंदौर और इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में इसलिए जाते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता है, उन्हें रोजगार की चिंता है। तो ये अब मोदी जी ने जो शुरुआत की है वो इसी से दी है, इसी इनपुट को देखते हुए की होगी कि अब आपके क्षेत्र में ही हम वो सब कुछ मुहैया करवाने जा रहे हैं जिसके लिए आप दूसरी जगह पलायन करते थे। तो अब इस तरह की जरूरतें जो है उनकी पूरी होंगी, उनके बीच ही मिलेंगी उनको वो सारी चीजें, मुझे लगता है। बिल्कुल। गीत जी, अगर हम देखें पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि जो झाबुआ है गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, और अगर हम एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की जो सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 में से 6 सीटें जो हैं उसके लिए आरक्षित हैं, गुजरात में 26 में से 4 सीटें जो हैं, और राजस्थान में 25 में से 3 सीटें। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की इस जनसभा का, इस कार्यक्रम का बड़ा असर जो है गुजरात और राजस्थान में भी पड़ने वाला है, क्योंकि सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो भी जनजाति बहुल क्षेत्र है, और सीमाएं जब लगती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कि जब कोई गतिविधि होती है तो उसका असर पड़ता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जो मार्गदर्शन मोदी जी को मिला है वो अटल जी का रहा है, सब जानते हैं, और अटल जी का उन्होंने जिक्र भी किया, और अटल जी के विषय में उन्होंने ये कहा कि आदिवासी क्षेत्रों की जब बात आती है तो हम उसको नकार नहीं सकते, और अटल जी के समय पे ही आदिवासियों के बेहतरी के लिए एक विभाग का शुभारंभ किया गया था। तो मोदी जी को बहुत अच्छे से मालूम है कि जनता के हितों के लिए क्या कार्य होना चाहिए। निश्चित रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे, और झाबुआ एक बीच की एक कड़ी है उनका, ये कह लीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो प्रधानमंत्री बनने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस क्षेत्र में उनके कई बार दौरे हुए हैं, और वो भली भांति उस क्षेत्र को जानते हैं। तो निश्चित रूप से आगामी लोकसभा में भी उसका परिणाम देखने को मिलेगा। और ये जो आपने प्रश्न किया है बिल्कुल 100% सत्य है। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, मोदी जी को कहाँ कैसे कनेक्ट करना है, जैसे श्याम जी ने कहा था, बिल्कुल सही बात है। मोदी जी जनता की बेहतरी के लिए और जनता के परिवार के एक सदस्य के रूप में बात करते हैं, तो जनता उसे स्वीकार्यता भी देती है। अब आप देखिए, उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से जब हम बात कर रहे हैं और प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि कार्य किस प्रकार से करना है। यानी कि मार्गदर्शन की बात की जाए तो प्रत्येक बूथ पे 370 वोटों को प्लस करने की बात करी, जिसके 370 का जो आंकड़ा है वो बड़ा रोचक है, क्योंकि सदन में भी, लोकसभा में भी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ था उसमें उन्होंने कहा था
कि 370 सीटों का मैं दावा करता हूं, 370 सीटें आएंगी। और हालांकि अपनी बात 400 के पार का नारा जो है वो चल रहा है, बुलंद हो रहा है। तो 370 का कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश भी है, उस महत्वपूर्ण निर्णय को याद दिलाने का भी एक उपक्रम है कि जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है वो कितना महत्वपूर्ण है, और कार्यकर्ताओं को लेकर जनता तक वो मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप इस नज़रिए से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि 370 के विषय में अगर बात की जाए तो लोग कल्पना ही कर सकते थे जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने कर दिखाया था। तो निश्चित रूप से जनता भी उससे लाभान्वित होती है और कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का संचार हो जाता है ऐसी बात करने से। तो मैंने जैसा कि बोला था आपको कि मोदी जी को कनेक्ट करना आता है जनता के साथ में, जनता की भावनाओं के साथ में जुड़ना आता है। तो निश्चित रूप से उस दृष्टिकोण से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से मोदी जी ने नपी तुली बात करी है और प्रत्येक उनकी जो विषय था, प्रत्येक विषयों को जिसमें उन्होंने उठाया, उसमें हर बात में कहीं ना कहीं जनता के हित छुपे हुए थे और जनता उसे स्वीकार्यता दे रही थी। तो 370 वाली बात को भी उस दृष्टिकोण से देखना गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आइए आपको प्रधानमंत्री के इसी कार्यक्रम के जो भाषण के कुछ हम शॉर्ट क्लिप दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा अपने संबोधन में। साथियों, यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है, भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने यह भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता, पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार। लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो हमें भारी जन समर्थन किया है, हमारे इतने सारे साथियों को विजयी बनाया है। आपने हमारे पर जो विश्वास रखा है ना, मैं आज फिर एक बार गारंटी देता हूं कि इस विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे। साथियों, कुछ दिन पहले जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा, देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा।
370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं, देखिए। आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे? 3 चुनाव का निकालोगे? फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे? यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। लाएंगे? तो 70 वोट ज्यादा लाना है हर पोलिंग बूथ में, ये मंत्र श्याम जी खुले मंच से प्रधानमंत्री ने दे दिया है। और इस मंत्र के मायने बता रहे थे गिद्धीर जी की किस तरीके से 370 जो है कितना महत्वपूर्ण ये आंकड़ा है। एक तरीके से नंबर था, पहले ये धारा हुआ करती थी जम्मू कश्मीर के लिए, अब वो खत्म हो चुकी है। तो 370 ये आंकड़ा जो है, और सिर्फ बीजेपी की सीट को कहा है उन्होंने, एनडीए की सीट नहीं, बीजेपी की सीट 370। आपको लगता है कि जिस तरीके से विश्वास जताया है प्रधानमंत्री ने, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में वो बात कर रहे हैं, चाहे सदन की बात हो चाहे पब्लिक रैली की बात हो, आपको लगता है ये आत्मविश्वास कहाँ से आया है कि इस तरीके से 370 या 400 पार की जो बातें हो रही हैं? क्या कारण है कि इतने कॉन्फिडेंस में बीजेपी, इतने कॉन्फिडेंस में प्रधानमंत्री इस समय है अपने इस मिशन को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कोई भी सफल व्यक्तित्व जो होता है वो लगातार विश्लेषण करता है, वो लगातार इनपुट लेता है, वो लगातार ये समझता है कि रगों में क्या दौड़ रहा है, देश की रगों में क्या दौड़ रहा है, और ये हालिया विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद की स्थितियां क्या थी। तो मुझे लगता है मोदी जी जो लगातार आत्मविश्वास से भरे हुए और लोगों से कनेक्टिविटी बैठा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं यही है कि उनके पास ये इनपुट है कि जनता तृप्त है। 370 पे जो उन्होंने बात की, देखिए एक मनोवैज्ञानिक सच है कि आपको जो करना है उसको बार बार दोहराइए जी। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक सच उन्होंने जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि साहब 370, वो भी किसको? कमल को 370 के पार ले जाना है। और आपको करना क्या है? करना ये है कि जो आप पोलिंग बूथ पर देखिए 3 सालों में सर्वाधिक जो आपने वोट किए उसमें 370 प्लस होने चाहिए। ये देखिए, ये बड़ा अद्भुत टाइप का फॉर्मूला है जो मोदी जी से ही हमें अपेक्षा हो सकती है। चमत्कार वही इस तरह के लेकर आते हैं। ये कैलकुलेशन उन्होंने कहीं ना कहीं किया होगा कि जब ये 370 प्लस होगा तो उसके क्या मायने होंगे, उसके क्या परिणाम आएंगे, और उससे जो है भाजपा की स्थिति क्या बनने वाली है। साथ में उन्होंने गठबंधन को लेकर भी स्पष्ट किया कि वो भी आगे ही बढ़ेगा, उसका आंकड़ा भी आगे ही बढ़ेगा, वो भी हमारे साथी हैं और वो हमारे साथ ही रहेंगे, और उनका संख्या भी जो है 400 पार जाएगी। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा विश्लेषण है। विश्लेषण के आधार पर देश में क्या तस्वीर होनी चाहिए ये है, और जनता का कनेक्शन है। ये जनता का कनेक्शन है। गिर जी, हम बात कर रहे थे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं विकास के। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, जनजातीय समाज जो है, जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया की समस्या थी, और पिछले वर्ष जुलाई के महीने में शहडोल से राष्ट्रीय जो है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो शहडोल से की थी प्रधानमंत्री ने। अब यहाँ पर शिक्षा विश्वविद्यालय जो है एक आदिवासी अंचल में जो है खरगोन में स्थापित करने की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आज इसकी
उसका शिलान्यास घोषणा यहाँ पर की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आप किस तरह देखते हैं? और उस समय भी एक आदिवासी समाज के बीच में ही कार्यक्रम हुआ था, आज भी आदिवासी समाज के बीच में, जनजाति समाज के बीच में ये कार्यक्रम हुआ है। जनजाति समाज फोकस में है बहुत ज़्यादा, क्या कारण लगता है आपको? बहुत लंबे समय तक उपेक्षित रहा, वो काम नहीं हो पाया, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। उसके पहले वक्त हो चला है ब्रेक का, जल्द मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की, झाबुआ दौरे की, और ब्रेक के पहले गिरीश जी आपसे सवाल किया था कि किस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर हम बात कर रहे थे, और खास तौर पे हमने बात की कि अभी विश्वविद्यालय की बात की गई, वहाँ पर 170 करोड़ के खरगोन विश्वविद्यालय वहाँ स्थापना की जाएगी। उसके पहले सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या थी आदिवासी समाज के बीच में, और उसको लेकर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत हुई, तो वो भी जनजाति समाज के बीच से हुई, मध्य प्रदेश से हुई, शहडोल से हुई। तो क्या है, क्या आप संदेश आप देखते हैं इसके पीछे? देखिए, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं किसी बीमारी की और उसको जब लक्ष्य की तरह देखा जाता है तो उसके लिए कार्य भी किया जाता है, और ये मोदी जी की गारंटी जो है इसके अधीन देखा जा सकता है, और उन्होंने 2027 तक के इसको जड़ से खत्म करने की बात की गई है। इसके लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की भी स्थापना की बात की गई थी, जिसके ऊपर अमल कर दिया गया और जो प्रारंभ हो चुकी है योजना। उसके अलावा शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय यानी कि क्रांति सूर्य योजना के अंतर्गत जो आज जो है भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को और इन सबको ध्यान में रखते हुए जिसका प्रारंभ किया गया है, उसका कारण यही है कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं, जो भी कारण कर रहे हैं, वो एक ऐसे वर्ग को लाकर कर रहे हैं सामने जिसका कहीं ना कहीं उद्धार नहीं हो पाया है। वो वोट बैंक की तरह उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये उन्होंने साफ किया। लेकिन सबका साथ सबका विकास की जब बात की जाती है, और खास करके अगर कोई वर्ग पीछे रह गया है तो उसको भी समान दृष्टिकोण से अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए बराबर पंक्ति में लेके आने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये मोदी जी का लक्ष्य जो है बिल्कुल साफ है। तो निश्चित रूप से इसके जो मायने हैं वो जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के बीच में जाने का यही है, समान दृष्टिकोण से हर वर्ग और समाज को देखा जाए। बिल्कुल। आदित्य हमारे सहयोगी जो है झाबुआ से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आदित्य, क्या बड़ी बातें रही पूरे कार्यक्रम की, और क्या आपने क्या समझा, क्या देखा, क्या महत्वपूर्ण एनालिसिस रहा पूरे कार्यक्रम को लेकर, और किस तरीके का माहौल रहा? देखिए, महत्वपूर्ण बात अजीत यही है कि जो तमाम जनजातीय वर्ग के बीच पहुंचकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मैसेज दिया है, लोगों को बड़ा मैसेज दिया है। चौथी बार 400 पार का, और साथ साथ 370 पर बड़ी चर्चाएं थी पिछले कुछ समय पहले, और बीजेपी अकेले ही 370 किस तरीके से लाएगी, इसका मंत्र भी जो है प्रधानमंत्री ने यहां से दिया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, ये तो राजनीतिक बातें हो गई, झाबुआ की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,550 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, और वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे जनजाति बहुल इलाके के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए। आप हम जानते हैं अजीत, एक पीढ़ियां गुजर जाती है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अदालतों के चक्कर लगाते लगाते लेकिन उनके पास अपनी जमीन के अधिकार पत्र नहीं होते थे, लेकिन आज वो अधिकार पत्र मिले हैं। युवाओं की बात करें तो गुजरात और अन्य राज्यों में जाना पड़ता था जनजातीय वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए, वो युवा जो है वो अब यही रहेंगे, और टंटा भील विश्वविद्यालय की जो आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी है। कुछ युवा मेरे साथ है, पहले उनसे चर्चा कर लेते हैं। ये बताइए, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहा, और क्या आपको लगता है कि युवाओं की दृष्टि से अगर देखें, जो जनजातीय वर्ग के युवा गुजरात या अन्य राज्यों में जाते थे उच्च शिक्षा के लिए, अब जाना नहीं पड़ेगा उनको? जनजातीय क्षेत्र के जो युवा दूसरे स्टेट या दूसरे राज्यों में जाकर जो पढ़ाई कर रहे थे, उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था वो अब नहीं करना पड़ेगा। और पढ़ाई शिक्षा के स्तर पर मोदी जी ने जो कदम उठाया है, ये तो इस पर युवा
आकर्षित होंगे और शिक्षा का स्तर यहाँ पर बढ़ेगा और शिक्षा के प्रति युवा जागरूक होंगे। क्या महत्वपूर्ण बातें लगी जिनसे प्रधानमंत्री ने कई सारे प्रोजेक्ट का आधारशिला रखी, शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारेंगे? जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हर घर घर नल योजना के तहत यहाँ पे हमारे आदिवासी बाहुल्य में जैसे कि ये जाबुआ है, आसपास के जैसे कि रतलाम इलाके हैं, वहाँ पे बहुत समय से पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। उन्होंने एक बांध का निर्माण किया जिससे आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा पानी की सुविधा मिलेगी, खेती करने के लिए अच्छा पानी मिलेगा, रोजगार मिलेंगे, सुअवसर मिलेंगे। तो इसलिए मोदी जी की हर घर घर नल योजना से मैं बहुत ज्यादा। विद्यालय की अगर बात करें तो उसकी भी लोकार्पण पर शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। जी जी बिल्कुल, बाहर जाते थे उनको पढ़ने लिखने में बहुत पैसा खर्च होता था। मोदी जी की एक स्कीम है एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल, इसके तहत क्या होगा कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनको रहने और पढ़ने की बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी, जिससे हमारा आदिवासी भाई आगे आएगा और नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये वो युवा हैं, बहुत खुश हैं, यहीं के युवा हैं मोदी के खिलाफ। ये मैसेज को किस तरह देख रहे हैं आप? क्या आपको लगता है कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, और किस तरीके से वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, क्या ऐसी स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए अजीत, बिल्कुल आप सही, आप जिस तरफ जा रहे हैं मैं वहीं तरफ अब आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया ना कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, वो इसलिए भी मची हुई है क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने हाईकमान से पूछते हैं कि बताइए कि हम कैसे मोदी के खिलाफ वोट मांगे। लेकिन इस मंच से उनका बोलना ये भाजपा के तमाम उन कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्टअप करना है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी है कि आप देखिए, जाइए मैदान में, इस मैदान आपके सामने एकदम साफ है और केंद्र की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने कई काम किए, उनको जमीन पर लेकर जाइए। और साथ साथ जनजातीय समाज के लोग जो यहाँ मौजूद थे अजीत, उनको ये प्रधानमंत्री ने बताया भी है कि पूर्ववर्तीय सरकार यानी कि जो यूपीए की सरकार रही या कांग्रेस रही, उसने कभी आदिवासी के मन को नहीं समझा, उनकी भावनाओं को नहीं समझा, केवल आदिवासी वर्ग को वोट बैंक समझा। और हमने वोट बैंक नहीं समझा, यही कारण था कि हमने आपके स्वास्थ्य की चिंता की, यही कारण था कि हमने सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया। साथ ही जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए तमाम वो योजनाएं बनाई, जिससे देखा जाए तो अंतिम पंक्ति के जो तमाम सहरिया, बहरिया, ये तमाम जनजातियां हैं जो अंतिम पंक्ति में निवास करती है, उन तक विकास पहुंचे। हमने उसका काम किया, बिल्कुल उस पर काम किया है और वोट बैंक नहीं माना है। एक बड़ा संदेश दिया था। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास में। श्याम जी, हम आपसे भी एक सवाल लेंगे, उसके पहले वक्त हो चला है ब्रेक का। जल्द मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। जी, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की, झाबुआ दौरे की। और ब्रेक के पहले हम हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव से बात कर रहे थे, जो सीधे झाबुआ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। श्याम जी, बात चली थी कि जो वोट बैंक नहीं माना है, कल्याण के काम किए हैं, और डबल इंजन की सरकार में का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि उसमें जो काम हुए हैं उसका प्रभाव जो है दिखाई दे रहा है। और हमेशा डबल इंजन की सरकार की बात लगातार होती आई है और हमने देखा विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बात इसकी होती है और उसका असर भी देखने को मिलता है। वोट बैंक नहीं माना है और डबल इंजन की सरकार ने काफ़ी बेहतर काम किया है। दोनों को किस तरह देखते हैं आप, और खासतौर पर आदिवासी समाज के लिए मध्य प्रदेश में? देखिए, मुझे लगता है कि वोट बैंक
कहना एक तरह से अपमान भी है जी, कि जी। आप किसी को वोट बैंक मानते हैं और उनके बीच जाके काम नहीं करते हैं जी। और वो आपको वोट क्यों करें। आप बिल्कुल। उनका विकास करिए, आप उनके बीच जाइए, आप उनकी सुनिए, उनकी ज़रूरतें देखिए और उस हिसाब से निर्णय कीजिए। यही जो है अब सरकारें करने लगी हैं, इसलिए जो है कहीं ना कहीं वो वंचित समाज, जनजाति समाज हो, अन्य समाज हो, वो कनेक्ट करते हैं और उसके बाद स्वतः ही वो तो वोट करेंगे ही। ये तो बिल्कुल। अंडरस्टूड है कि वो वोट करेंगे आपको, लेकिन आपको पहले उनकी पीड़ा समझनी होगी, उनकी उपेक्षा भाव को दूर करना होगा। एक बड़ा आपने देखा होगा कि जनजाति समाज क्योंकि कनेक्ट उतना नहीं हो पाया इससे पहले, उसके कई साइड इफेक्ट भी हमने अपने देश में देखे हैं, छत्तीसगढ़ में देखे हैं, मध्य प्रदेश में देखे हैं, झारखंड में देखे हैं। तो उनको कई तरह के प्रलोभन दे के जो है किस तरह से चीजें होती रही, अब वो ना हो ये केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है। इसीलिए चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, उसके मुखिया हो, उनके बीच लगातार जा रहे हैं, उनके बीच लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं, समारोह कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, ताकि वो कनेक्टिविटी बने और वो वर्ग भी खुलकर सामने आए, अपनी बात रख पाए। बिल्कुल। और वनवासी समाज को, आदिवासियों को उनका अधिकार देने की कोशिश भी की जा रही है और इसी के तहत मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट आया। साथ में जो स्वामित्व योजना के तहत गांव में जो लोग रहते हैं उनको उनकी जमीन का, उनके घर का जो है उनका पूरा एक अभिलेख देना, एक प्रपत्र देना, जो कि आज प्रधानमंत्री ने 1,75,000 लोगों को वहां पर सौंपा है वहां पर। साथ ही वन संपदा कानून जो है वो लागू करना, गिज्जी वन संपदा कानून है, हो गया, पेशा हो गया, स्वामित्व योजना के तहत जो अधिकार पत्र जो वितरित किए जाते हैं ये हो गए। ये जो काम है, तमाम छोटे छोटे काम दिखाई देते हैं जो कि बड़ा असर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में हमको देखने को मिलता है। देखिए, निश्चित रूप से अगर वन उपज की बात की जाए तो एमएसपी में जो वृद्धि है वो 10 की जगह 90% तक की हो गई है, बड़ी बात है। और जनधन केंद्र खोले गए हैं जिससे हाट बाजार और बाकी चीज़ों में भी जो है एक वर्ग विशेष को तो फायदा मिला ही है, लेकिन क्या होता है कि उस वर्ग विशेष से अन्य समाज, अन्य जातियों के लिए भी लोग जुड़े हुए हैं। खास करके एक हम अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो इस वर्ग विशेष के लिए बहुत सारे जो कार्य हैं किए गए हैं, जैसे पवन चक्की योजना, ऑटो रिक्शा और इस प्रकार की जो योजना आई थी जिसके अंतर्गत जो है मोदी सरकार जो है ऋण बहुत अच्छे से उपलब्ध करवा रही थी। खास करके डोर टू डोर राशन योजना की हम बात करें तो इसमें भी रोजगार कहीं ना कहीं एक ऐसे वर्ग को सक्षम बनाने के लिए दिया गया था जो कहीं ना कहीं पीछे रह गया था। तो मोदी जी की और डबल इंजन की सरकार की जो बात है, मध्य प्रदेश और केंद्र की जो सरकार है, जब ये मिलकर विकास के कार्य कर रही है तो वो विकास के कार्य दिख भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश जो है देखा जाए तो सभी राज्यों में हिंदुस्तान के बढ़ता हुआ राज्य दिख रहा है। अभी हम जीडीएसपी की अगर बात करें तो 19.75 भी रेगुलेटरी सिस्टम में डालने का कार्य किया गया था। अन्य चीजों को भी जो है सरकार ने अपने अधीन लिया ताकि उनके जो लाभ हैं वो जनता तक के पहुंचे और कहीं ना कहीं जो भी चीज का उत्पाद किया जा रहा है वो सुरक्षित हो, ताकि रेगुलेटरी सिस्टम यानी कि शासन के अधीन कहीं ना कहीं एक मॉनिटरी सिस्टम के थ्रू होके वो चीज़ निकल रही है। तो हर वर्ग को संभालने की, हर वर्ग को बेहतर बनाने की, हर वर्ग को सक्षम बनाने की, यहाँ पे महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को अपने हक दिलवाने की जो कोशिश है उसमें मोदी सरकार ने अपना कार्य किया है और वो कार्य बखूबी निभाते हुए दिखा। इसी की तो मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मोदी जी गारंटी की बात की जाती है और वो गारंटी जो है वो दिखाई भी देती है। जनजातीय महाकुंभ जो हुआ है उसमें प्रधानमंत्री संबोधन की कुछ झलकियां हम आपको और दिखाते हैं। सुनाते उन्होंने क्या कहा अपने संबोधन में। आप सब इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आप सबको, विशेष करके हमारी माताओं बहनों को और इस क्षेत्र के जनजातीय समाज को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सबको देखकर मन में वैसी ही खुशी हो रही है जैसी अपने परिजनों से मिलकर के होती है। झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा है उतना ही गुजरात से भी जुड़ा है।
झाबुआ और इस पूरे इलाके की गुजरात से केवल सीमा ही नहीं लगती, बल्कि दोनों तरफ के लोगों के दिल भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। गुजरात में रहते हुए मुझे यहां के जनजीवन से, यहां की परंपराओं से करीब से जुड़ने का अवसर मिला था। इसलिए जब भी मैं आपके बीच आता हूं तो वो भाव ताजा हो जाता है। इन दिनों हमारे इस इलाके में तो भगोरिया की तैयारियां चल रही होगी, चल रही है ना? मैं आप सबको भगोरिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भगोरिया से पहले मुझे आप सबके बीच आकर ढेर सारी सौगात, विकास की योजनाएं आपके चरणों में सुपुर्द करने का भी सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले मैंने झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर समेत पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। झाबुआ के किसानों के गांव भी समृद्ध हो, इसके लिए आज आदर्श ग्राम योजना की विकास राशि भी जारी हुई है। इस क्षेत्र की बिल्कुल झाबुआ से किस तरीके से कनेक्ट किया प्रधानमंत्री ने, भगोरिया का जिक्र किया और तमाम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि स्थानीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनको प्रधानमंत्री जानते हैं, उनका जिक्र करते हैं। जनजातीय समाज के अगर उत्थान की बात की जाए, उनके कल्याण की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि उनके कार्यकाल में किस तरीके से जनजातीय मंत्रालय का गठन हुआ था और उस समय बजट भी अलग एलोकेट किया गया था। तो श्याम जी, मतलब पहले से ही एक फोकस होकर काम इस पर सरकार कर रही थी, खासतौर पे अटल जी के समय से काम इस पर हो रहा है और किस तरीके से जनजातीय समाज को फोकस करके अलग मंत्रालय बनाया गया और उसको लेकर लगातार आगे काम किया जा रहा है। अलग मंत्री, केंद्रीय मंत्री जनजातीय जो मंत्रालय के लिए नियुक्त होते हैं और जो पूरा ये काम देखते हैं। तो आपको लगता है कि एक अपनी जो सूची में प्रायोरिटी में रखना एक समाज को, जनजातीय वर्ग को, जो कि कहीं ना कहीं अभी भी विकास की दौड़ में बहुत पीछे है। देखिए, पीएम जो कहते हैं उसके मायने होते हैं और इसमें जो है एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार की जो बात की, उन्होंने ये बताने की कोशिश की जनजातीय भाई बहनों को कि हम अभी ही शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आज आपके बीच आया जरूर हूं, आपसे कनेक्ट जरूर कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले की जो सरकार थी वो तब से शुरुआत हो गई थी। उन्होंने आपके लिए अलग से बजट, अलग से जो है मंत्रालय बनाया और वो मंत्रालय आपके लिए तत्परता से काम कर रहा है। उसी के तहत जो है अब ये घोषणाएं भी हो रही हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं है गिरधीर जी की, जब तमाम समाज के वंचित और अलग वर्गों की बात होती है, जो खासतौर पर वनवासी समाज के लोगों की बात होती है, आदिवासी समाज के लोगों की बात होती है, तो आज भी समाज की मुख्य धारा से बहुत बड़ा वर्ग जो है वो वंचित है, सुविधाओं के अभाव में, कनेक्टिविटी के अभाव में। लेकिन अब कोशिश सरकार कर रही है कि चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे उनको उनके लिए शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र से जोड़ा जाए। इसके लिए अलग मंत्रालय बहुत पहले ही गठित हो गया था। देखिए, कहीं ना कहीं जो इच्छा शक्ति और जो सोच की बात होती है उसके ऊपर अमल करना भी बहुत आवश्यक होता है और भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की वो सरकार ने कर दिखाया। अटल जी की जो सोच थी उसको मोदी जी ने अमल कर दिखाया, ये कहना भी गलत नहीं होगा। उसके लिए विशेष रूप से जो है बजट जो है आवंटित हुआ है और जो कार्य हुए हैं वो दिखते हैं। अगर कोई वर्ग विशेष
आगे योग्यता रखता है और बढ़ना चाहता है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, निरंतर उसको हिंदुस्तान की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। तो यही सोच के साथ में मुझे लगता है कि प्रत्येक वर्ग का जो है जैसे उद्धान किया जा रहा है, तो जनजाति वर्ग, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 7 संभागों में 20 जिलों में 89 जो है ये आदिवासी ब्लॉक्स हैं जी। तो इन वर्गों को कैसे अछूता छोड़ा जा सकता है, फोकस करके इस पे काम किया जाता है तमाम योजनाओं के माध्यम से। निश्चित रूप से जी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ग विशेष को कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की तरह ही उपयोग किया था और वर्ग विशेष को तोड़ते हुए देश को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम किया था, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने साफ बताया, जो कि होता हुआ भी दिख रहा है। और आज जो है विकास की गाथा जब रची जा रही है तो इसमें आदिवासी वर्ग आगे आता हुआ भी दिख रहा है। और जो बड़े बड़े दायित्वों पे झारखंड के मुख्यमंत्री वहां स्वयं उपस्थित थे, अनुसूचित जाति वर्ग के मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां स्वयं उपस्थित थे। हमारी राष्ट्रपति जो है वर्तमान में वो खुद जी बिल्कुल आदिवासी समाज से वो आती हैं, तो देश का सर्वोच्च पद जो है जो कि राष्ट्रपति का है वो धारण एक आदिवासी समाज की जो है व्यक्ति खासतौर महिला वो धारण कर रही है, तो अपने आप में बड़ी बात है, बड़ा बदलाव ये समाज में और राजनीति में दिखाता है। युवा, किसान, मजदूर और महिला, ये 4 जातियों की बात प्रधानमंत्री करते हैं हमेशा और कोशिश की जाती है कि इन 4 को फोकस में रख के समाज में काम करना है। क्या संदेश देने की कोशिश होती है इसको लेकर श्याम जी? देखिए, मुझे लगता है कि किसान के बगैर ये देश नहीं चल सकता और किसान अन्नदाता है और उसकी वो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं अभी भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है हमारी, इससे इनकार नहीं कर सकते और ये रहने वाली है। दूसरा, युवा, क्योंकि आगे भविष्य जो है युवाओं के कंधे पर है, तो उसकी बात भी करनी होगी। बच्चे तो हैं ही, मजदूर, श्रमिक जो है, आज देखिए श्रम सबसे महत्वपूर्ण होता है, श्रमिक जो है बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। और महिलाएं तो आधी आबादी हैं ही, वो जो है उनको निर्णायक भूमिका देश की नहीं उसमें नहीं मिलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए इन सब की बात करनी ही पड़ेगी और उनके उत्थान की भी बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल गिद्दी, कहीं जो जात पात का नैरेटिव गढ़ा गया था उसको तोड़ने की भी इसमें कोशिश है कि जो बीच में तमाम जो पार्टियां थी, बच्ची पार्टियां थी, वो तमाम जाति जनगणना तो तमाम तरह के मुद्दे लेके आ रही थी और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि डिरेल करने की जो विकास की गति है उसको। तो ये जो 4 युवा, किसान, मजदूर और महिला जो एक जाति वो और इसको सामने रख कर इनके लिए काम करना है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आज महिलाओं के अधिकारों की बात की जाए तो आज मेरे देश की महिलाएं सुरक्षित हैं, ये देख के कहीं ना कहीं गर्व भी होता है। और जाति वर्ग से ऊपर उठ के आज हम हिंदुस्तानी होने पे गर्व करते हैं, हम भारतीय होने पे गर्व करते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय अगर इसको नज़रिए से भी हम देखते हैं तो आज भारत की जो भूमिका है वो बहुत अच्छी है। पहले भी हम चाहे कल्पना चावला जी की बात कर लें, चाहे किरण बेदी जी की बात कर लें, हमारे देश में जो है महिलाओं ने एक अहम स्थान रखा है हमेशा से और आज उस स्थान को जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में देखा जा रहा है। जहाँ तक कि हम मजदूरों की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो आज हम गूगल में या हम अमेजोन में या दूसरी जगहों पे जहाँ देखते हैं तो हम बहुत अच्छी भूमिका में नजर आते हैं। लेकिन मोदी जी ने इसी को एक लाभ की दृष्टिकोण से देखते हुए जब हम दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं तो हम स्वयं के लिए अच्छा क्यों ना करें। तो कोरोना के बाद में तो और भी दृष्टिकोण जो है वो समान दृष्टिकोण से देखने का जो एक मोदी जी का लक्ष्य था उसको कहीं ना कहीं पूर्ण करता हुआ सबने देखा और मोदी जी ने उस लक्ष्य को हासिल करता दिखाया है। जिसके गिज जी, अगर बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, एमएनसीज की बात करते हैं, वहां पर जो सीईओ हैं, उच्च पदों पर उनकी बात करते हैं, वहां से लेकर गांव में जो स्वसहायता समूह जो महिलाएं काम कर रही हैं वहां तक कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बड़ा कदम जो है वो उठा है और ये हमने देखा है बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला है, खास तौर पे वनवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में। और ये बड़ा बदलाव दिखाता है कि महिलाएं जो है किस तरीके से सशक्त हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। शहडोल में जब प्रधानमंत्री आए थे 2023 में जुलाई में 1 जुलाई को, तो वहां पर भी देखा था किस तरीके से उन्होंने लखपति दीदियों से संवाद किया था, वो भी एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण थी। और अब जबकि अभी बजट में वर्तमान में 3 करोड़ जो है ऐसी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो कहीं ना ये दिखाता है कि महिलाएं जो हैं उनको किस तरीके से मजबूत करना है, युवाओं को मजबूत करना है, किसानों को मजबूत करना है, श्रमिकों को जो है, मजदूरों को जो है उनको मजबूत करना है, उनको सक्षम बनाना है। और ये सभी वर्ग मिलके, ये सभी 4 जातियां मिलके, 4 वर्ग मिलके देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। और इन सभी को साथ लेकर अगर इनका विकास होगा तो देश का विकास होगा और कहीं ना कहीं पूरा देश, पूरा समाज जो है वो विकसित होगा। ये संदेश भी हम लगातार इस संदेश को हम समझ रहे हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।